10+1 केमिस्ट्री। आज का जो टॉपिक है वो कंटिन्यू रहेगा पिछले टॉपिक से, इक्विलिब्रियम पार्ट 2, जिसमें आज हम स्टडी करने जा रहे हैं रिवर्सिबल रिएक्शंस, इरिवर्सिबल रिएक्शंस एंड फाइनली द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। आइए सीखते हैं रिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होते हैं। बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस होते हैं जहाँ पे प्रोडक्ट्स जो बनते हैं वो वापस रिएक्ट करके अंडर सर्टेन कंडीशंस हमें बैक रिएक्टेंट्स प्रोवाइड करते हैं। तो उस तरह के जो रिएक्शंस होते हैं उनको रिवर्सिबल रिएक्शंस हम कहते हैं। द डेफिनेशन इज दोज केमिकल रिएक्शंस इन विच द प्रोडक्ट्स फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन रिएक्ट टू गिव बैक ओरिजिनल रिएक्टेंट्स। और ये एग्जाम्पल है रिवर्सिबल रिएक्शन का, जिसमें फास्फोरस पेंटाक्लोराइड डिकम्पोज होकर के फास्फोरस ट्राइक्लोराइड एंड क्लोरीन की फॉर्मेशन करता है। क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं और फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की फॉर्मेशन देते हैं। तो इक्विलिब्रियम इस रिएक्शन में एग्जिस्ट करता है। इसी तरह से हाइड्रोजन जब आयोडीन गैस के साथ रिएक्ट करता है तो वहाँ पे भी इक्विलिब्रियम बनता है जब हाइड्रोजन आयोडाइड की फॉर्मेशन होती है, क्योंकि ये हाइड्रोजन आयोडाइड भी डिकम्पोज होकर दोबारा हाइड्रोजन और आयोडीन की फॉर्मेशन करता है। तो इस तरह के जो रिएक्शंस जो बोथ साइड को प्रोसीड करते हैं फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड डायरेक्शन में, उनको हम रिवर्सिबल रिएक्शंस बोलते हैं। नेक्स्ट, इरिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होते हैं। इरिवर्सिबल रिएक्शंस ऐसे केमिकल रिएक्शंस होते हैं जो क्या करते हैं, जो प्रोडक्ट पैदा करते हैं रिएक्टेंट से, दोबारा वो प्रोडक्ट्स कंबाइन नहीं करते हैं और हमें बैक रिएक्टेंट्स है उनको नहीं देते हैं। दोज केमिकल रिएक्शंस इन विच द प्रोडक्ट्स फॉर्म डू नॉट कंबाइन टू गिव बैक द रिएक्टेंट्स आर नोन एज इरिवर्सिबल रिएक्शंस। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो KClO3 है वो डिकम्पोज होके पोटासियम क्लोराइड और ऑक्सीजन की फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो पोटासियम क्लोराइड और ऑक्सीजन आपस में दोबारा कंबाइन नहीं करते हैं, रिएक्ट नहीं करते हैं, जिससे कि हमें बैक यहाँ KClO3 मिल सके। तो ये एक ऐसा रिएक्शन है जो इरिवर्सिबल रिएक्शन है। हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो पोटासियम क्लोरेट है ये हमें नहीं मिलता है बैकवर्ड डायरेक्शन में, मींस KCl और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन करके पोटासियम क्लोरेट को नहीं बना सकते हैं। तो जो इरिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं वो ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो एक ही डायरेक्शन में प्रोसीड करते हैं, मींस वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही प्रोसीड करते हैं। और इस तरह के जो रिएक्शंस होते हैं वो कंप्लीशन की तरफ पूरी तरह से चले जाते हैं और इनमें कोई भी रिएक्टेंट्स शेष नहीं रहता है, मींस नो स्टार्टिंग मटेरियल आर लेफ्ट इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शंस। और जब हम ऊपर रिवर्सिबल रिएक्शंस की बात कर रहे थे तो रिवर्सिबल रिएक्शंस जो है वो कंप्लीट ही नहीं होते हैं, उनमें जो रिएक्टेंट्स हैं वो रह जाते हैं, इसीलिए हम उनको इरिवर्सिबल रिएक्शंस नहीं बोलते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शंस बोलते हैं। तो ये जो रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं, अगर इन रिएक्शंस को हम क्लोज्ड कंटेनर्स के अंदर परफॉर्म करते हैं तो वहां पे एक स्टेज रीच्ड होती है। उस स्टेज को हम बोलते हैं कि वो केमिकल इक्विलिब्रियम है। ये वाली केमिकल इक्विलिब्रियम वाली स्टेट वहां पे आते हैं, स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम इसको हम बोलते हैं। और इस स्टेट को हम रिकॉग्नाइज करते हैं जब हम जो मेजरेबल प्रॉपर्टीज होती हैं, प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी, उनमें हम कांस्टेंसी देखते हैं। इनमें कोई नोटिसेबल चेंज हमें नहीं दिखता है जब केमिकल इक्विलिब्रियम रिएक्शन के अंदर आ जाता है। इसके लिए हम एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं। जैसे हम हाइड्रोजन का रिएक्शन आयोडीन के साथ करते हैं तो हमें जो फॉर्मेशन मिलती है वो हाइड्रोजन आयोडाइड की फॉर्मेशन मिलती है, लेकिन
ये रिएक्शन रिवर्सिबल है और इसको जब हम क्लोज्ड कंटेनर के अंदर करते हैं तो हम देखते हैं यहाँ पे कि क्या होता है, इस चीज को हम समझते हैं। तो ये गैसियस फॉर्म में है सारे रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इसके अंदर। तो यहाँ पे जब हाइड्रोजन गैस को आयोडीन वेपर्स के साथ हम रिएक्ट करते हैं क्लोज कंटेनर के अंदर, जैसे हमने एक कंटेनर लिया जिसको हम क्लोज कंटेनर बोलेंगे और उस कंटेनर की ये इनिशियल स्टेट है। इनिशियल स्टेट का मतलब ये जो क्लोज कंटेनर है ये रिएक्टेंट्स हम मान के चलते हैं। इसमें हमारे पास क्या है, अभी ध्यान देना, इसमें हमारे पास हाइड्रोजन के, ये सपोज करो हमारे पास हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स हैं और जो हमारे पास आयोडीन है दूसरा इसका रिएक्शन, तो ये आयोडीन के मॉलिक्यूल्स हैं। इस तरह से आयोडीन के मॉलिक्यूल्स हमारे इस कंटेनर के अंदर हैं। तो क्या होता है जब ये रिएक्शन होता है हाइड्रोजन और आयोडीन का, तो यहाँ पे तो जो प्रोडक्ट हमें तैयार होता है वो HI होता है। अब प्रोडक्ट में क्या होगा, एक हाइड्रोजन होगा और हाइड्रोजन के साथ दूसरा आयोडीन होगा, मीन्स ये HI हो गया। अभी इसको आप पहचान सकते हैं, जैसे ये यहाँ पे H2 है और इसको हमने अगर I2 माना तो ये देखिए आप इधर, ये एक एटम यहाँ पे I का है और दूसरा जो एटम है यहाँ पे वो ये वाला एटम ये H है, तो H और I हो गया ये। तो ये हाइड्रोजन के एटम्स और आयोडीन के एटम्स यहाँ पे कंबाइन करके HI की फॉर्मेशन करते हैं। तो इस तरह से ये बनेंगे। ये फाइनल हमारे पास जो प्रोडक्ट्स है वो वाले, तो यहाँ पे हम प्रोडक्ट्स लिख देते हैं या फाइनल स्टेज लिख देते हैं यहाँ पे रिएक्शन की। अब यहाँ पे हम इस रिएक्शंस को, इस एग्जांपल को क्यों अंडरस्टैंड कर रहे हैं, क्योंकि हमने क्या अंडरस्टैंड करना है कि केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है और ये कब अटेन होता है किसी रिएक्शंस के अंदर। तो मेजरेबल प्रॉपर्टीज को हमने ज्यादातर ध्यान देना है कि वो मेजरेबल प्रॉपर्टीज क्या, हम कह रहे थे पीछे कि मेजरेबल प्रॉपर्टीज वो चेंज नहीं होती है जब इक्विलिब्रियम आता है, तो उनको हमने अंडरस्टैंड करना है कि वो मेजरेबल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं और क्या होता है उनमें। तो हमने अभी कहा था थोड़ी देर पहले कि कांस्टेंसी होती है उनमें, क्योंकि हम जो इक्विलिब्रियम है उसको हम तभी रिकॉग्नाइज कर सकते हैं जब हम इन मेजरेबल प्रॉपर्टीज में कांस्टेंसी को देखते हैं। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज है, जब हमने ये जो H2 और I2 का जो मिक्सचर लिया था इधर रिएक्टेंट्स की तरफ, यहाँ देखना आपने ये रिएक्टेंट्स की तरफ, तो ये हमारे पास जो कलर था वो डीप वॉयलेट कलर इसका होता मिक्सचर का, डीप वॉयलेट कलर जब H2 और I2 हमने, और ऐसा इसलिए होता था क्योंकि हाइड्रोजन कलरलेस होता है लेकिन I2 जो है वो वॉयलेट कलर का होता है, डीप वॉयलेट कलर का। तो उसकी वजह से इस मिक्सचर का डीप वॉयलेट कलर रिएक्टेंट साइड में शुरुआत में होगा। अब जैसे ही हमने रिएक्शन को आगे प्रोसीड किया, हमने दोनों को मिक्स किया और रिएक्शन दोनों के बीच शुरू हुआ, जो इंटेंसिटी है कलर की जो स्ट्रेंथ है वो घट गई जैसे ही यहाँ पे प्रोडक्ट तैयार हुआ HI। और अब जो कलर की इंटेंसिटी है वो घट गई, मतलब डीप ब्लू कलर नहीं रहा, इस तरफ डीप ब्लू कलर नहीं रहा, इस तरफ कैसा कलर आपको देखने को मिलेगा, हल्का कलर, मतलब जो इंटेंसिटी है कलर की वो डिक्रीज हो गई। इंटेंसिटी के डिक्रीज होने का मतलब क्या है कि यहाँ पे कुछ एक मॉलिक्यूल्स जो आयोडीन के थे वो रिएक्ट नहीं करे हाइड्रोजन के साथ, और कुछ एक ऐसे मॉलिक्यूल्स जो हाइड्रोजन के थे वो रिएक्ट नहीं करे किसके साथ, जो हमारा आयोडीन है। तो कुछ एक मॉलिक्यूल्स रह गए हैं प्रोडक्ट साइड में रिएक्ट होने से, तो मतलब ये जो रिएक्शन है ये कंप्लीशन की तरफ नहीं गया। तो इससे क्या हमें देखने को मिला कि यहाँ पे, और एक चीज और खास है कि जो इंटेंसिटी है कलर की कुछ देर के बाद, पहले तो बहुत डीप वॉयलेट कलर का था लेकिन कुछ टाइम बाद जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेज में पहुंच गया तो उस वक्त जो इस तरफ जो इंटेंसिटी थी कलर की कंटेनर के अंदर वो कांस्टेंट थी, उसमें कोई चेंज नहीं था। तो इसलिए ये होती है मेजरेबल प्रॉपर्टी। बहुत सारी प्रॉपर्टीज है लेकिन कलर उसमें से एक है। तो मेजरेबल प्रॉपर्टीज मींस जैसे कलर है या उस सिस्टम का टेम्परेचर है, उस सिस्टम में जो प्रेशर है, उनमें अगर कोई नोटिसेबल चेंज आपको नहीं दिखता है और वो रिएक्शन कंप्लीशन की तरफ नहीं जाता है क्योंकि कुछ एक रिएक्टेंट्स वहां पे रिएक्ट्स होने को रह गए हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते, यहाँ पे कलर से शो कर रहे हैं, तो यहाँ पे जैसे आयोडीन
आयोडीन के मॉलिक्यूल ये रिएक्ट नहीं किया, या ये वाला जो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है रिएक्ट नहीं किया, और कुछ एक यहाँ पे HI की फॉर्मेशन हो गई है, वो रिएक्ट कर गए हैं। तो इस तरह से ऐसे रिएक्शंस जिनमें जो रिएक्टेंट्स है वो पूरी तरह से प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट नहीं होते हैं, उनको हम रिवर्सिबल रिएक्शंस बोलते हैं, और उन्हीं में इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन वहाँ पे होती है, और उसी को हम केमिकल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। तो हम क्या बोलेंगे, केमिकल इक्विलिब्रियम एक ऐसी स्टेट है जिसमें जो मेजरेबल प्रॉपर्टीज होती है सिस्टम की, और वो प्रॉपर्टी जैसे हमने कलर का एग्जाम्पल लिया, कई जगह प्रेशर से हम इसको चेक करते हैं, कई जगह डेंसिटी से चेक करते हैं, कई जगह कॉन्सेंट्रेशन से चेक करते हैं, तो उनमें कोई नोटिसेबल चेंज नहीं दिखता है हमें, तो उस स्थिति को हम बोलते हैं कि अब वो रिएक्शन, अब वो सिस्टम जो है स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में आ गया है। होप है आपको अब समझ आ गया होगा कि व्हाट इज द इक्विलिब्रियम स्टेट। अब हम नेक्स्ट इसमें डिस्कस करते हैं कि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। कैरेक्टरिस्टिक्स जब हम डिस्कस करेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम की, तो वो ऑलरेडी हमने पहले ही बातें कह दी हैं जो इन कैरेक्टरिस्टिक्स में आने वाली हैं। वो सबसे पहले हम जो लिखने वाले हैं वो है कि केमिकल जो इक्विलिब्रियम होता है वो डायनामिक नेचर का होता है। तो इसकी एक्सप्लेनेशन हमने पिछले वीडियो में दे दी थी। तो डायनामिक का मतलब जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम कंडीशन में होता है तो दो बोथ डायरेक्शन में, फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में इक्वली चलता। दूसरा जो कैरेक्टरिस्टिक है इसका वो है कि जो सिस्टम होता है वो इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाता है, प्रॉपर्टीज में कांस्टेंट हो जाता है। ये हमने अब भी आपको एग्जांपल से सिखाया कि कैसे एक कलर जो है कुछ टाइम बाद जो है वो फेड हो गया था वॉयलेट कलर से, और वो कांस्टेंट हो गया था, फिर उसमें कोई चेंज नहीं हुआ। तीसरा चीज है कि इक्विलिब्रियम हम तभी किसी भी सिस्टम में अटेन कर सकते हैं जब वो क्लोज्ड वन कंटेनर में हो, मतलब उसको हमने सिस्टम को क्लोज किया हो। और जो चौथा है कि हम जो इक्विलिब्रियम होता है उसको किसी भी तरफ से अप्रोच कर सकते हैं, चाहे आप प्रोडक्ट से रिएक्टेंट्स की तरफ की बात करें या रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ बात करें, मींस रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चेक करें या बैकवर्ड डायरेक्शन में, किसी भी तरफ से आप इक्विलिब्रियम को अटेन कर सकते हैं। इसका मैं आपको अभी समझाता हूँ थोड़ा सा कि किसी भी तरह से इक्विलिब्रियम को कैसे हम बोलते हैं कि अटेन कर सकते हैं। वो ये है कि जैसे सपोज करो हमारे पास हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन को हमने रिएक्ट किया आयोडीन से, तो इससे हमें क्या मिलता है, HI मिलता है। तो तब भी हम यहाँ पे देखेंगे कि इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट होता है। लेकिन अगर हमारे पास मान लो हाइड्रोजन आयोडीन नहीं है और हम HI के साथ काम कर रहे हैं, और HI डिकम्पोज करके हम H2 और I2 की फॉर्मेशन देखते हैं, तो भी अगर आपके पास HI है उसको डिकम्पोज करके आप ये बना रहे हैं तब भी इक्विलिब्रियम आ रहा है। अगर आपके पास I2 और H2 है और उससे आप HI बना रहे हैं तब भी इक्विलिब्रियम आ रहा है इस सिस्टम में। तो मतलब ये किसी भी तरफ से अटेन हो सकता है। और जो लास्ट आपका कैरेक्टरिस्टिक था कि कैटलिस्ट, ये लास्ट वाला, कैटलिस्ट डज नॉट अल्टर द इक्विलिब्रियम पॉइंट, तो ये आपको रिमेम्बर करना है और ध्यान देना है क्योंकि इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन द स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। तो आप वहाँ पे ये कहेंगे कि जो इक्विलिब्रियम स्टेट होती है किसी भी सिस्टम में, उसके ऊपर कैटलिस्ट का कोई फर्क नहीं होता, मतलब कैटलिस्ट का कोई प्रभाव नहीं होता। कैटलिस्ट वहाँ कुछ नहीं कर सकता। हाँ, थोड़ा बहुत वो फास्ट कर देता है सिस्टम को, लेकिन वो ऐसा नहीं होगा कि कैटलिस्ट आने से इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया और इक्विलिब्रियम नहीं रहा, अब सारे के सारे रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो गए, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ, थोड़ा फास्ट कर देगा कैटलिस्ट उस सिस्टम को, लेकिन इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होता है। तो कैटलिस्ट हैज नो इफेक्ट ऑन द केमिकल इक्विलिब्रियम। सो ये थे कैरेक्टरिस्टिक्स केमिकल इक्विलिब्रियम के। अगर हमने केमिकल इक्विलिब्रियम के मीनिंग को समझना है तो हम एक रिएक्शन कंसीडर करते हैं कि जनरल रिएक्शन यहाँ पे कंसीडर करेंगे जिसमें हमारे पास जो रिएक्टेंट्स है, सपोज करो ये हमारे पास A और B दो रिएक्टेंट्स है और दोनों ही गैसियस कंडीशन में है, और ये जो प्रोडक्ट तैयार करें, अब इक्विलिब्रियम की बात हो रही है तो भाई हमें बीच में इक्विलिब्रियम ही लगाना पड़ेगा रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के बीच में, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इसमें क्या हो रहा है कि A और B आपस में रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, क्योंकि प्रोडक्ट्स डिफरेंट ही होते हैं। तो प्रोडक्ट्स जो बना रहे हैं, लेट्स सपोज दैट वो C और D है, तो C और D यहाँ पे दो तरह के प्रोडक्ट्स हमारे पास तैयार हो गए। जैसे ही हम इस एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करते हैं तो क्या होगा,
ए और बी आपस में रिएक्ट करेंगे और सी और डी की फॉर्मेशन करेंगे। तो ए और बी की शुरुआत में तो कॉन्सेंट्रेशन जो है वो डेफिनेट होगी, हमें पता होगी पूरी की पूरी इतनी है जितना आपने लिया हुआ है। लेकिन जैसे ही ये रिएक्शन स्टार्ट होता है तो ए और बी की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी और सी और डी की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। मतलब रिएक्टेंट्स अपने आप को यहाँ पे कन्वर्ट कर देंगे प्रोडक्ट्स में। तो क्या होगा, फॉरवर्ड रिएक्शन। यहाँ पे हम सिंपल फॉरवर्ड रिएक्शन लिखेंगे। फॉरवर्ड रिएक्शन यहाँ पे क्या होगा, ए प्लस बी, मतलब ए और बी आपस में मिलकर क्या बना रहे हैं, सी प्लस डी। तो इसको हम फॉरवर्ड रिएक्शन बोलेंगे यहाँ पे। तो ग्राफिकली अगर हमने इसको रिप्रेजेंट करना है, ध्यान से देखेंगे आप, ग्राफिकली जब हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो हम इस तरह से ग्राफ बनाएंगे कि ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, इस तरह से दो एक्सिस हमने ले ली और इस तरफ हमने रेट ऑफ रिएक्शन लेना है, रेट ऑफ रिएक्शन, और इस तरफ हमने टाइम लेना है कि टाइम के साथ जो रिएक्टेंट्स हैं वो प्रोडक्ट्स में किस तरह से कन्वर्ट होते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब होता है जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इनिशियल टाइम में, जीरो टाइम में क्या होगी, तो जीरो टाइम में जो कॉन्सेंट्रेशन है ए और बी की वो तो हाई होगी, मतलब रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन हाई होगी। तो इस तरफ हमारा जो है सिंपली आप कॉन्सेंट्रेशन बोल सकते हैं, तो कॉन्सेंट्रेशन रहेगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास ये ए और बी का हाई रहेगा। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जब रिएक्शन चलेगा तो जो कॉन्सेंट्रेशन है ए एंड बी की वो डिक्रीज होती जाएगी, इस तरह से डिक्रीज होती जाएगी। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा तो कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होती जाएगी और रिएक्शन प्रोसीड करेगा। अब दूसरी तरफ क्या होगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। तो प्रोडक्ट बनने की कोशिश, जब प्रोडक्ट बन रहा होगा मींस सी एंड डी बन रहा होगा, तो उस वक्त क्या होगा, उसकी कॉन्सेंट्रेशन पहले जीरो थी, अभी प्रोडक्ट बना ही था तो जीरो कॉन्सेंट्रेशन थी। लेकिन जैसे ही प्रोडक्ट बनना शुरू हुआ तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ना शुरू हो गई टाइम के साथ, और वो इस तरह से बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे ए और बी की घटती जाएगी, सी और डी की बढ़ती जाएगी। तो एक ऐसा पॉइंट यहाँ पे आएगा, दिस पॉइंट, इस पॉइंट को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट, जहां पे दोनों जो रिएक्टेंट्स है और जो प्रोडक्ट्स है उन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन जो है सेम हो जाएगी। तो ये कॉन्सेंट्रेशन आ गया मेजरेबल प्रॉपर्टी। जो हम बात करते थे डेफिनेशन में केमिकल इक्विलिब्रियम की कि मेजरेबल प्रॉपर्टी क्या होता है, मेजरेबल प्रॉपर्टी मींस कॉन्सेंट्रेशन। तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन हो गया। मेजरेबल प्रॉपर्टीज में जो पिछला एग्जाम्पल दिया हमने उसमें कलर था। तो यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन है अब चेंज नहीं होगी, कॉन्सेंट्रेशन अब यहाँ पे कॉन्स्टेंट होगी। तो कॉन्स्टेंसी आ गई मेजरेबल प्रॉपर्टीज में। तो इस कॉन्स्टेंसी से ही हम पता कर सकते हैं कि केमिकल इक्विलिब्रियम की स्टेट या मींस स्टेज ऐसी रिएक्शन में आ चुकी है। अब जो रिएक्शन है वो अपनी जो मेजरेबल प्रॉपर्टीज है उसको चेंज नहीं कर रहा है। तो ये तो हमने ग्राफ बनाया। इसमें क्या होता है, फॉरवर्ड रिएक्शन है। फॉरवर्ड रिएक्शन मतलब यहाँ पे ए प्लस बी मिले और सी और डी बना। और बैकवर्ड रिएक्शन ये वाला जो नीचे वाला रेड कलर में हमने शो किया, ये जो है वो उल्टा है, ये बैकवर्ड रिएक्शन है कि यहाँ सी और डी आपस में मिले और बैक उसने ए प्लस बी की फॉर्मेशन कर दी। तो बैकवर्ड रिएक्शन हम लिख देते हैं सी प्लस डी क्या फॉर्म कर रहा है, ए प्लस बी। तो ये बैकवर्ड रिएक्शन हो जाएगा। अगर हम इसको दूसरे तरीके से मीन्स कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ से बनाएं, इस तरह से हम एक और ग्राफ इधर प्लॉट करते हैं, जिसमें हम क्या करेंगे, इस तरफ को कॉन्सेंट्रेशन लेंगे और इस तरफ को टाइम लेंगे। अब क्या हो रहा है कि कॉन्सेंट्रेशन इनिशियली जो रिएक्टेंट्स की थी वो बहुत हाई थी, क्योंकि अभी वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट ही नहीं हुआ था। पूरा का पूरा रिएक्टेंट्स जो है हमारे पास फुल स्ट्रेंथ के साथ है, तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन हाई रहेगी। और जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन लो रहेगी, उसकी कॉन्सेंट्रेशन टाइम टी यहाँ पे जीरो है, तो यहाँ पे उसकी कॉन्सेंट्रेशन भी इनिशियली जीरो ही होगी। तो यहाँ जैसे ही अब क्या हुआ, रिएक्शन प्रोसीड करना शुरू हुआ, तो जो रिएक्टेंट्स है उनकी कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होना शुरू हो गई। तो इस तरह से हम शो करेंगे उसकी कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होना शुरू हो गई। तो इस तरह से डिक्रीज होना शुरू हो गई। और जो प्रोडक्ट्स है एट द सेम टाइम उनकी कॉन्सेंट्रेशन इस तरह से इंक्रीज होना शुरू हो गई। तो ये जो पॉइंट है, दो पॉइंट्स यहाँ पे, अब रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन जीरो नहीं हो रही है, मीन ये इस लाइन पे टच नहीं करेगा। तो ये जीरो नहीं हो रही है, इसका मतलब रिएक्टेंट्स कुछ ना कुछ वहां पे लेफ्ट कर जा रहा है। और जो प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन है वो कांस्टेंट हो गई आफ्टर सर्टेन टाइम के बाद। तो इसका मतलब है कि अब रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स नहीं बना रहे हैं और प्रोडक्ट्स जो है
है वो रिएक्टेंट्स नहीं बना रहे हैं। तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है जहाँ पे ये दोनों चीजें कांस्टेंट हो गई, ग्राफ इस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा है अब, तो इनको इस जगह को बोलेंगे हम कि ये अब रिएक्शन के अंदर इक्विलिब्रियम कंडीशन हो गई। तो ये दूसरी मेजरेबल प्रॉपर्टी थी कंसंट्रेशन की, जो ये हमें एक्सप्लेन कर रही है या समझा रही है कि केमिकल इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होता है। सो दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।